सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हिंदी समाधान एक परिवार है। इस परिवार के हम सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आगामी समय में एक विशाल हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को हम अनवरत रूप से शुरू कर रहे हैं। शुरुआत सरस्वती पांडे गोविंद पांडे पुस्तक से की गई है। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऑथेंटिक पुस्तकों से प्रश्नोत्तर बनाए जाएंगे। इस हिंदी परिवार में हमारा परिवार भी शामिल है। हमारे बच्चे भी इसी से ही पढ़ रहे हैं। आप भी इसी परिवार का सदस्य बने और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। शुरू करते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 से 31 तक टेस्ट सीरीज के प्रश्नोत्तर। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कुछ सेकंड का आपको समय देता हूं, तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 1। हरियाणा के अन्य नाम बागरू, देशवाली है। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है? हरियाणा की उपबोलियां जाटू और चमरवा, जाटू और चमरवा। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहते हैं। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है? ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहते हैं। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा की उपबोलियां बुक्सा, जादोवाटी और डांगी। पावरी, बनाफरी, लोधंती, निभट्टा किस बोली की उपबोलियां हैं? बुंदेली की, बुंदेली। अवधी को कोशली, बैसवाड़ी भी कहते हैं। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है? अवधी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? जोलहा, गहोरा और जूंडर। खलटाही लरिया किस बोली के अन्य नाम है? खलटारी और लरिया किस बोली के उपनाम है? छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न। बघेली का अन्य नाम रिवाई भी है। इसकी उपबोली का क्या नाम है? बघेली का अन्य नाम रिवाई है। इसकी उपबोली का क्या नाम है? निबट्ठा। किस बोली को नाग भाषा भी कहते हैं? पिंगल को नाग भाषा भी कहते हैं। भाट भाषा बोली कौन सी है? डिंगल। अब है निम्न बोलियों के नामकरण करता कौन है? कोरवी का नामकरण करता कौन है? कोरवी का नामकरण करता राहुल
शांकृत्यायन, राहुल शांकृत्यायन। ब्रजबुली का नामकरण करता ईश्वर चंद्र गुप्त। राजस्थानी भाषा का नामकरण करता ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा का नामकरण करता है वो है ग्रियर्सन। अगला है डिंगल। डिंगल नाम किसने दिया? बांकीदास। 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 डिंगल भाषा का नामकरण करता बांकीदास। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें ये कलर कैसा बैठता है देखते हैं। डिंगल का बांकीदास, बांकी, ये सही है, बांकीदास। और बिहारी भाषा का नामकरण करता कौन है? ग्रियर्सन। बिहारी भाषा का नामकरण करता है ग्रियर्सन। और भोजपुरी का नामकरण करता रेमंड। मैथिली का नामकरण करता है कोलब्रुक। कोलब्रुक। अब है ओंकार बहुला बोलियां कौन कौन सी है? ओंकार बहुला बोलियां ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, और मालवी। ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र है। ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं और एटा, मैनपुरी। आगे है गुड़गांव, गुड़गांवा, भरतपुर और करौली। ये जो क्षेत्र है ये है आपके ब्रजभाषा बोली के क्षेत्र। अब है बुंदेली। बुंदेली बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र है? झांसी, उरई। उत्तर प्रदेश में बुंदेली के क्षेत्र झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर। उसके बाद में एमपी यानी मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली के क्षेत्र है सागर, सागर, ओरछा, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद, होशंगाबाद। कन्नौजी बोली के क्षेत्र कौन कौन से? कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर।
मालवी, मालवी बोली का क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है? वो मालवी बोली के क्षेत्र है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। आकार बहुला, आकार बहुला बोली कोरवी के क्षेत्र, कोरवी कैसी भाषा है? बोली है आकार बहुला बोली है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिजनौर, कोरवी के क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। आकार बहुला बोली दखनी, कोरवी और दखनी दोनों ही आकार बहुला बोलियां हैं कि क्षेत्र कौन कौन से हैं? आकार बहुला बोली है वो दखनी है के क्षेत्र है बीजापुर, दक्षिण भारत है वो दखनी बोली का है क्षेत्र गोलकुंडा, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। आकार बहुला के बाद में उदासीन बहुला, उदासीन आकार बहुला बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी और बघेली। अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा है? अवध प्रदेश, अयोध्या, लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और अंत में प्रतापगढ़। ये क्षेत्र है वो अवधी बोली के क्षेत्र है। बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? बघेली, रीवा, रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर। इकार बहुला बोली भोजपुरी, भोजपुरी का क्षेत्र कौन सा है? भोजपुर, शाहबाद, छपरा,
चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और अंत में बनारस। ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा की विशेषताएं, पहली विशेषता है शौरशनी। शौरशनी ब्रज भाषा की विशेषता है। शौरशनी अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी नंबर 2। और उसके बाद में ओकार बहुला, ओकार बहुला भाषा है ब्रज भाषा, यह इसकी विशेषता है। और ण और न भाषा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ण भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और अंत में है आई और औ, इसमें मूल स्वर है। ये ब्रज भाषा की विशेषता है। अगला है अवधी। अवधी बोली की प्रमुख विशेषताएं। अवधी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश निकली है, तो पहली विशेषता अर्धमागधी। और पूर्वी हिंदी भी कहते हैं, पूर्वी हिंदी। आकार बहुला भाषा है, आकार बहुला। आकार बहुला। व्यंजनात् बोली, व्यंजनात् बोली। ण के बदले न का प्रयोग, ण के बदले न का प्रयोग। कोरवी, कोरवी की विशेषताएं। कोरवी बोली की प्रमुख विशेषता है। कोरवी भी शौरशनी अपभ्रंश निकली है, शौरशनी कोरवी विशेषता है। पश्चिमी हिंदी है, कोरवी को पश्चिम हिंदी भी कहते हैं। और आकार बहुला है, आकार बहुला भाषा है। अब अगला प्रश्न है भोजपुरी। भोजपुरी की प्रमुख विशेषताएं। भोजपुरी की प्रमुख विशेषताएं। मागधी अपभ्रंश से निकली है भोजपुरी, मागधी अपभ्रंश से निकली है। पहली विशेषता मागधी। दूसरी है बिहारी हिंदी भी कहते हैं, बिहारी हिंदी। और इक्कार बहुला भाषा भोजपुरी कैसी है? इक्कार बहुला भाषा है। भारत में प्राचीन समय में कितनी लिपियां प्रचलित थी? 3। कौन कौन सी? सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी लिपि नंबर 1। नंबर 2 खरोष्टी लिपि। नंबर 3 ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिले हैं? मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर, एक तो यहाँ मिले है। दूसरा है सिंध के लरकाना जिले, सिंध के लरकाना जिले के
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी के प्राचीन नमूने मिले। सिंधु घाटी लिपि ध्वनि चिन्हों की संख्या हंटर, लैंगडन, गेड एवं स्मिथ ने क्रमशः कितनी बताइए। सबसे पहला हंटर ने बताइए 253, और दूसरा है लैंगडन ने बताइए 228। तीसरा है गेंड और स्मिथ, इन्होंने बताइए 396 ध्वनि चिन्हों की संख्या। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ है। दो जगह पे खरोष्टी लिपि के प्राचीनतम नमूने प्राप्त हुए। एक तो हुआ शाहबाज गड्डी है वो पंजाब का, ये पंजाब का यूसुफजई जिला है, वहाँ पर है शाहबाज गड्डी। और दूसरा है मानसेरा। शाहबाज गड्डी और मानसेरा में खरोष्टी लिपि की प्राचीनतम नमूने मिले हैं। मानसेरा पंजाब का हजारा जिला इसमें है। मानसेरा कहाँ पर है, पंजाब का हजारा जिला, उसमें स्थान है मानसेरा, जहाँ पर खरोष्टी लिपि के प्राचीनतम नमूने मिले। खरोष्टी लिपि का नामकरण खर या गधे के ओष्ठ के समान किसने मान्यता प्रदान की। खरोष्टी लिपि का नामकरण खर के ओष्ठ के समान किसने मान्यता प्रदान की। डॉक्टर राजबली पांडे ने। खरोशोत से खरोष्टी बना, उक्त कथन किसका है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। खरोष्टी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। खरोष्टी लिपि की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है इसमें 37 वर्ण है और इन 37 वर्णों में 5 स्वर और 11 व्यंजन है। 37 वर्णों में 5 स्वर 11 व्यंजन है। और इसमें तीसरी विशेषता है संयुक्ता स्वरों का अभाव है। संयुक्ता स्वरों का सर्वथा अभाव है। संयुक्ता स्वरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं। दो जगह मिले हैं। एक है बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला स्तूप है, वहाँ से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। और दूसरा है अजमेर जिले में। अजमेर में कहाँ पर, अजमेर जिले में बड़ली गांव है, वहाँ पर ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में निम्न अभिमत किन किन विद्वानों के हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अभिमत दिए हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है इस वर्ग में।
तो सबसे पहला है मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। यह कथन किसका है? यह अभिमत किसने दिया? तो यह अभिमत दिया एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस। दूसरा है वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। ब्राह्मी लिपि है वो वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। यह कथन है जगत मोहन वर्मा का। जगत मोहन वर्मा। अगला है ब्राह्मी लिपि सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। यह कथन किसका है? यह कथन है श्री आर श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री। अगला है ब्राह्मी लिपि व सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजबली पांडे। डॉक्टर राजबली पांडे। अगला है आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। सिंधु घाटी ब्राह्मी लिपि है वो आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। यह कथन 3 विद्वानों का है, इसमें डाउसन और कनिंघम। तीसरा है लसन। लसन ने भी यह कथन कहा था। लसन। अब अंतिम है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। ब्राह्मी लिपि है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित हुई है। यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। शॉर्ट में लिखता हूं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग में निम्न अभिमत किन किन विद्वानों के हैं? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति यूनानी या फारसी से हुई है। यह कथन या अभिमत किसका है? यह अभिमत है डॉक्टर अल्फ्रेड वूलर। अल्फ्रेड मूलर। और एक और है जेम्स पिंसेप। जेम्स पिंसेप। पिंसेप। अब है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति उत्तरी सामी से उत्पन्न हुआ। ब्राह्मी लिपि है वो उत्तरी सामी से उत्पन्न हुई है। यह कथन है डॉक्टर वूलर। उत्तरी सामी से उत्पन्न ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किसने मानी है? डॉक्टर वूलर, डॉक्टर डेविड और ड्रिंजर। ड्रिंजर। अगला है दक्षिणी सामी से उत्पन्न ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति दक्षिणी सामी से किसने मानी है? टेलर, डिके और कैनन। इन 3 विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति दक्षिणी सामी से मानी है। कैनन। और ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति फानेशियस से उत्पन्न मानी है वेबर। बेनफे और जेनसन। अगला है जेनसन, यहां लिख देते ऊपर जेनसन। वेबर, बेनफे और जेनसन। अगला प्रश्न है प्रोफेसर वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर थे? 41। इसमें 9 स्वर है, 9 स्वर और 32 व्यंजन।
ब्राह्मी लिपि का किन किन शैलियों में विकास हुआ? शैलियों में विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का किन किन शैली में विकास हुआ? तो इसमें दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली, इन दो शैलियों में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। अगला है ब्राह्मी लिपि की दक्षिण शैली में किन शैली लिपियों का विकास हुआ? ब्राह्मी लिपि की दक्षिण शैली में किन लिपियों का विकास हुआ? इसमें तेलुगु, तमिल, क्योंकि ये दक्षिण की बात हो रही है, और कन्नड़। अगला है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से किन किन लिपियों का विकास हुआ? सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से किन किन लिपियों का विकास हुआ? सिद्ध मातृका लिपि से या कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि, इसका समयकाल है 9वीं सदी। और दूसरा शारदा लिपि, इसका समय 10वीं सदी। इन दो लिपियों का विकास हुआ सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वूलर ने क्या नाम दिया? सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वूलर ने क्या नाम दिया? न्यून कोणीय लिपि। न्यून कोणीय लिपि। सन 588-89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख किस लिपि में? सिद्ध मातृका लिपि में। सिद्ध मातृका लिपि में। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट। इसका समय है 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। किसने सर्वप्रथम पंचमाक्षर ड़, न, न और म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में किसके सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। इस सम्मेलन में कुल कितने सुझावों को स्वीकार किया गया? 14 जो है सुझावों को स्वीकार किया गया। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने। धन्यवाद साथियों। हम एक
हिंदी साहित्य परिवार के सदस्य हैं, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 24 से 31 तक के प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। 31 से आगे की श्रृंखला को जल्दी शुरू किया जाएगा। अब आप एक काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, 2 काम कर दो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।